संविधान का विरोध करते हुए आरएसएस और हिंदू महासभा ने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला क्यों जलाया, अगर भारतीय संविधान के निर्माता बीएन राव थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा एक नया अफवाह फैलाया जा रहा है कि संविधान के निर्माता बीएन राव थे। दीमक लगे मनवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों का यह भी कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम किया करते थे और भारत के स्वतंत्रता में बाधा बने। इनसे एक सीधा सवाल है, क्या दामोदर सावरकर का नाम भूल गए क्या, जिसने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से ही समझौता कर लिया था। आइए आज के इस वीडियो में सच्चाई को तथ्यात्मक रूप से समझते हैं ताकि हर एक अम्बेडकरवादी इन नमूनों को सटीक जवाब दे सके। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषणों या लेखनों में कभी नहीं कहा कि मैंने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, बल्कि उन्होंने संविधान निर्माण का श्रेय संविधान सभा को दिया था। जब संविधान को अंतिम रूप दिया जा चुका था और अंगीकरण से ठीक एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम सत्र में अंबेडकर ने अपना विदाई भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं तो मात्र एक कर्मी था, जो मुझे करने को कहा गया मैंने वैसा ही किया, कई बार अपने मन के विरुद्ध भी। मैं संविधान सभा का आभारी हूं कि उसने मुझे उनकी सेवा करने का अवसर दिया। मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने संविधान बनाया है, यह संविधान इस सभा ने बनाया है। हालांकि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनको मालूम था कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब की क्या भूमिका रही। संविधान निर्माण के बाद कई लोगों ने बाबा साहब की प्रशंसा की। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को ऐसी नींव दी है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकेंगी। उन्होंने संविधान को सामाजिक न्याय का सबसे सशक्त दस्तावेज बना दिया। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम संविधान के लिए किया है वह किसी भी एक व्यक्ति द्वारा किया गया सबसे बड़ा कार्य है। वह भारत के निर्माण के असली वास्तुकारों में से एक है। संविधान सभा के अध्यक्ष और आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो असाधारण कार्य किया है उसके लिए देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य KM मुंशी कहते हैं, अगर इस संविधान में कोई एक व्यक्ति सर्वाधिक बौद्धिक योगदान देने वाला है तो वह डॉक्टर अंबेडकर है। उन्होंने हर अनुच्छेद को गहराई से परखा और उसे भारतीय परिस्थितियों में ढाला। ये सब बातें जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप संविधान निर्माण में बाबा साहब की भूमिका को समझ सके, क्योंकि इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर अस्वस्थ रहने के बावजूद रात भर जाकर संविधान निर्माण के कार्यों में लगे रहते थे। संविधान निर्माण के दौरान और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अनेक प्रशंसा भरे शब्द कहे गए। सन 1949 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश सांसद लॉर्ड लेथब्रिज ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने वह कर दिखाया जो पश्चिम के सबसे अनुभवी संवैधानिक विशेषज्ञ इतने कम समय में नहीं कर सकते थे। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 में लंदन के फेमस द टाइम्स ने लिखा, भारत अपने नए लोकतांत्रिक ढांचे के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर का बहुत ऋणी है। द टाइम्स ने अंबेडकर को एक अद्भुत बुद्धिजीवी और सुधारक व्यक्ति की संज्ञा दी। गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच हमेशा वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन वे भी अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर एक असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें भारत की आत्मा झलकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोशल मीडिया और अफवाहों के जरिए संविधान पर भ्रम फैलाते हैं, जो कहते हैं BN राव ने संविधान लिखा था और अंबेडकर ने बस हस्ताक्षर किया था। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों की 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने,
अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR इन लोगों को इतिहास की पाठशाला में वापस भेजने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो किताबें बिना पढ़े, दस्तावेजों को अनदेखा कर सिर्फ अपने मनचाहे नाम और अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। मनवादी मानसिकता से ग्रसित ये व्यक्ति मुख्य रूप से दो बातें कहता है। पहला, कि संविधान का निर्माण BN राव ने किया, न कि अंबेडकर जी ने। और दूसरा ये कहता है कि बाबा साहब ने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता पर बाधा उत्पन्न की। यह इंसान जिस BN राव के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चला रहा है, इनको खुद नहीं पता कि BN राव कौन थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फॉरवर्ड हुआ उसी के आधार पर बयान देकर फंस गया। अगर BN राव के बारे में ठीक से पढ़ लेता तो BN राव का नाम लेकर ऐसे ही अफवाह नहीं फैलाता। BN राव की बात करें तो इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। वे भारतीय सिविल सर्वेंट, न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ थे। उन्हें 1946 में संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था, जिसे बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने परिष्कृत यानी सुधार किया था। यह भी जानना जरूरी है कि संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 8 मुख्य समितियां और 14 उप समितियां थी। हालांकि BN राव किसी भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे। जिस BN राव के आधार पर ये लोग उछल रहे हैं, शायद ये नहीं जानते कि डॉक्टर अंबेडकर की तरह BN राव ने भी आधुनिक भारत के संविधान को धर्म ग्रंथों के प्रभाव से दूर रखने की बात कही थी। जहां तक RSS और हिंदू महासभा के लोग आधुनिक भारत के संविधान में असमानतावादी और जातिवादी धर्म ग्रंथों का बोझ थोपना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ BN राव भी इससे सहमत नहीं थे। BN राव का मानना था कि किसी भी आधुनिक संविधान का आधार किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ या शास्त्र पर नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का संविधान समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने फ्रैगमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा कि प्राचीन हिंदू कानून और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की नींव नहीं बन सकते। आधुनिक भारत के संविधान को लेकर भी इसी तरह के विचार बाबा साहब के भी रहे, लेकिन दूसरी तरफ RSS और हिंदू महासभा के लोग संविधान का विरोध करते रहे। MS गोलवलकर ने कहा कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना कह सके। इसमें मनुस्मृति का कोई अंश नहीं है। जिनके पास आधुनिक भारत के संविधान के निर्माण में एक शब्द जोड़ने की भी समझ या क्षमता नहीं थी, वे आज संविधान पर भाषण झाड़ते हैं मानो संविधान सभा के ही सदस्य रह चुके हों। इनकी हकीकत यही है, ना उस समय तार्किक क्षमता थी और ना ही आज है। अब आइए इसके दूसरे दावे पर बात करते हैं। ये कहता है कि बाबा साहब ने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता पर बाधा उत्पन्न की। सच्चाई यह है कि बाबा साहब ने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, बल्कि समय समय पर बाबा साहब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलते और लिखते रहे हैं। अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ बाबा साहब द्वारा कही गई बातों पर गौर कीजिएगा, ताकि आप समझ सके कि वे लोग कौन थे जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब कहते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत में न्याय और समानता का वादा किया था, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के बीच व्याप्त जातीय अन्याय को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बाबा साहब ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ब्रिटिश शासन खुद को न्यायप्रिय कहता था, लेकिन उसने भारत के अंदर जाति आधारित भेदभाव को ज्यों का त्यों रहने दिया। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेज वास्तव में वंचितों के उद्धारक नहीं, बल्कि हिंदू समाज के उच्च वर्ग के साझेदार है। अब हिंदू समाज में उच्च वर्ग कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं है। जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तब कुछ लोग अंग्रेजों के एजेंट बने थे। वे कौन लोग थे इसकी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन उस दौरान बाबा साहब के शब्द सुनिए। बाबा साहब कहते हैं, आप भारत छोड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन भारत को उसके अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार देना ही होगा। कोई भी विदेशी शासन स्थायी नहीं हो सकता है।
1945-46 में भी बाबा साहब ने ब्रिटिश नीति की खुलकर आलोचना की, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने संविधान के लिए कैबिनेट मिशन प्लान बनाया था। बाबा साहब कहते हैं, अंग्रेजों ने हमेशा भारत में अपने हित के अनुसार राजनीति चलाई। अगर वे वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास करते तो वे समाज के सबसे नीचे तबके को सशक्त बनाते, न कि उन्हें दबाए रखने वाले वर्गों को। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बाबा साहब ने जो कुछ भी कहा है, अगर आप उन्हें गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाज के कथित उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण अंग्रेजों के सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि यह लोग अंग्रेजों की मदद किया करते थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलने और लिखने से डरते थे। आइए इस सच्चाई को तथ्यात्मक रूप से समझते हैं। दामोदर सावरकर को 1910 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और 1911 में अंडमान के सेल्युलर जेल भेजा गया। जेल पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद अगस्त 1911 में सावरकर ने पहली याचिका ब्रिटिश सरकार को दी थी, जिसमें सावरकर ने लिखा, मैं सरकार के प्रति निष्ठावान रहने और हिंसक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का वचन देता हूँ। दूसरी माफी याचिका 1913 में सावरकर ने अंडमान जेल के सुपरिटेंडेंट को दिया, जिसमें लिखा, यदि सरकार मुझे रिहा करती है तो मैं संविधान के भीतर रहकर सुधार के मार्ग पर चलूंगा। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधि में भाग नहीं लूंगा। इस पत्र के अंत में उन्होंने यह भी कहा था कि मैं आज्ञाकारी सेवक के रूप में जीवन बिताने का इच्छुक हूं। इस तरह सावरकर ने कुल 6 माफी याचिका अंग्रेजों को लिखा और अंत में 1920 में सावरकर की रिहाई हुई। विनायक दामोदर सावरकर अब बायोग्राफी में धनंजय कीर लिखते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब सावरकर ने सिंध, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हिंदू महासभा के मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने पदों पर बने रहें और ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहयोग जारी रखें। यानी सावरकर ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं से ब्रिटिश के साथ बने रहने को कहा। सावरकर ने खुले शब्दों में कहा था, हिंदू महासभा का मत है कि व्यवहारिक राजनीति का प्रमुख सिद्धांत सत्तारूढ़ शासन के साथ सहयोग की नीति होनी चाहिए। आरएसएस और हिंदू महासभा लगातार ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग करते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में जनसंघ के संस्थापक बने, बंगाल में अंग्रेजों के सहयोगी मंत्री थे। उम्मीद है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाए गए अफवाहों और मनुवादियों के द्वारा बताए जा रहे बिना तार्किक बातों का जवाब देने में यह जानकारी आपकी मदद करेगी। यह वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों को जो संविधान और बाबा साहब को लेकर गलत अफवाह फैलाते हैं। साथ ही अम्बेडकरवादी साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी सच्चाई जान सके और अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।